जोहार दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और आज का जो सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज का सेशन के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर्स 2025 यानी अक्टूबर 2025 तक का करेंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो कि आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, आज का पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स का पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर। भारत ने वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य जीडीपी के कितने प्रतिशत रखा है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, भारत ने वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य जीडीपी के कितने प्रतिशत रखा है दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज 4.5%, ऑप्शन ए इज 4.8%, ऑप्शन बी 4.4%, ऑप्शन सी इज 5.0% और ऑप्शन डी जो है हमारा 3.9%। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो वित्त वर्ष जो है हमारा भारत के द्वारा यानी वित्त वर्ष जो 2025-26 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट जीडीपी के कितना है दोस्तों। जीडीपी का जो है 4.4% है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, देखिए भारत ने वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट का जीडीपी के 4.4% परसेंट रखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी यानी 4.4% इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 और ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं। भारत ने अफगानिस्तान में अपने तकनीकी मिशन को किस स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। वंस अगेन, भारत ने अफगानिस्तान में अपने तकनीकी मिशन को किस स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, कॉन्सुलेट जनरल, ऑप्शन बी स्थायी मिशन, ऑप्शन सी पूर्ण दूतावास यानी एम्बेसी, ऑप्शन डी संपर्क कार्यालय। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि भारत ने अफगानिस्तान में अपने तकनीकी मिशन को किस स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, भारत ने अफगानिस्तान में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी भारत ने अफगानिस्तान में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास एम्बेसी का दर्जा देने का निर्णय लिया है दोस्तों। तो ये जो होता है हमारा 10 अक्टूबर 2025 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी के साथ बातचीत के बाद यह घोषणा की कि अब तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा मिलेगा, यानी भारत अफगानिस्तान के बीच संबंधों को और औपचारिक और पूर्ण राजनयिक स्तर पर बढ़ाया जाएगा। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर, सही ऑप्शन नंबर सी यानी भारत ने अफगानिस्तान में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास
स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। और ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारत के किस क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। यानी ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड बैंक के अनुसार अमेरिकी द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारत के किस क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए आईटी और सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी टेक्सटाइल, रत्न आभूषण और झींगा मछली, ऑप्शन सी भारी मशीनरी, ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन यानी सही उत्तर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। आइए देखते हैं। तो वर्ल्ड बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के अनुसार अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ यानी इंपोर्ट टैरिफ्स का भारत के श्रम प्रधान निर्यात क्षेत्रों पर सबसे अधिक असर पड़ेगा, जिसमें शामिल हैं टेक्सटाइल एवं वस्त्र उद्योग, रत्न और आभूषण उद्योग और झींगा मछली यानी समुद्री उत्पाद। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी वर्ल्ड बैंक के अनुसार अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारत के टेक्सटाइल, रत्न आभूषण और झींगा मछली के क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड बैंक ने भारत की 2025-2026 की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है दोस्तों? ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर 6.0%, ऑप्शन बी 6.3%, ऑप्शन सी 6.5% और ऑप्शन डी 7.0%। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि वर्ल्ड बैंक ने भारत की 2025-26 की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत की 2025-26 की आर्थिक विकास दर यानी ग्रोथ रेट जो है 6.5 अनुमानित किया गया है दोस्तों। यानी 6.5% अनुमानित किया गया है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए, है कि नहीं? तो और यही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। और ये हमसे पूछ रहा है कि देखिए, भारत ने अपनी पहली राष्ट्रीय स्तर का सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कब आयोजित करने की योजना बनाई है दोस्तों? यानी भारत ने अपनी पहली राष्ट्रीय स्तर की सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कब आयोजित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज जनवरी 2025, ऑप्शन बी मार्च 2025, ऑप्शन सी मई 2025, ऑप्शन डी अगस्त 2025। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो भारत ने घोषणा की है कि देश की पहली राष्ट्रीय स्तर की सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन
7 मई 2025। कब? 7 मई 2025 को किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय इस मॉक ड्रिल का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य जो है देश भर में आपदा प्रबंधन और सिविल डिफेंस सिस्टम की तैयारी का मूल्यांकन करना है दोस्तों। और ड्रिल के दौरान भूकंप हो जाएगा, बाढ़, आग, औद्योगिक दुर्घटना, रासायनिक रिसाव और अन्य आपात स्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारी करने का अभ्यास किया गया दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत ने पहली राष्ट्रीय स्तर की सिविल डिफेंस जो है वो 7 मई 2025 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि अरावली समिट 2025 का मुख्य विषय यानी थीम क्या है? ओके, तो अरावली समिट 2025 का मुख्य विषय यानी थीम क्या है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, भारत और जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन बी जो है हमारे स्क्रीन पर, भारत और विश्व व्यवस्था 2047 की तैयारी। ऑप्शन सी जो है भारत में तकनीकी नवाचार। ऑप्शन डी भारत का आर्थिक भविष्य। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि अरावली समिट 2025 का मुख्य थीम क्या है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो अरावली समिट 2025 का मुख्य विषय जो है यानी इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑर्डर प्रिपेयरिंग फॉर 2047। इसका अर्थ है कि यह शिखर सम्मेलन भारत की आने वाली भूमिका, वैश्विक व्यवस्था में उसकी स्थिति और 2047 यानी स्वतंत्रता शताब्दी के आसपास की तैयारियों पर केंद्रित है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अरावली समिट 2025 का मुख्य विषय जो है वो भारत और विश्व व्यवस्था 2047 की तैयारी यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और ये हमसे पूछ रहा है कि देखिए जेएनयू का अरावली समिट किस तिथि को आयोजित हुआ। ठीक है, जेएनयू का अरावली समिट किस तिथि को आयोजित हुआ? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर भी आ चुका है दोस्तों। ऑप्शन ए 4 से 5 अक्टूबर 2025, ऑप्शन बी 6 से 7 अक्टूबर 2025, ऑप्शन सी 9 से 10 अक्टूबर 2025 और ऑप्शन डी 12 से 13 अक्टूबर 2025। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि जेएनयू का अरावली समिट किस तिथि को आयोजित हुआ या किया गया दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं। तो जेएनयू का अरावली समिट 2025 जो है वो 6-7 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी यानी 6 से 7 अक्टूबर 2025 को जेएनयू का अरावली समिट आयोजित किया गया। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन
आ चुका है दोस्तों हमारे बीच में। जर्मनी और भारत के बीच किस समिट में नवाचार पर सहयोग दिखाया गया? जर्मनी और भारत के बीच किस समिट में नवाचार पर सहयोग दिखाया गया? ऑप्शन ए इज भारत जर्मनी रक्षा शिखर सम्मेलन। ऑप्शन बी जर्मन इंडियन इनोवेशन समिट यानी GIIC 2025। ऑप्शन सी जलवायु शिखर सम्मेलन। ऑप्शन डी भारत यूरोप व्यापार सम्मेलन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि जर्मनी और भारत के बीच किस समिट में नवाचार पर सहयोग दिखाया गया। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो जर्मन इंडियन इनोवेशन समिट, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी GIIC का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों जर्मन इंडियन इनोवेशन समिट 2025 का आयोजन बर्लिन में 6 अक्टूबर 2025 को किया गया। कब किया गया? 6 अक्टूबर 2025 को किया गया। और इस समिट का उद्देश्य भारत और जर्मनी के बीच नवाचार, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, स्टार्टअप सहयोग और इनोवेशन कॉरिडोर स्थापित करने की रूपरेखा प्रसारित करना था दोस्तों। समिट में राजनैतिक, व्यापार, शोध एवं नवाचार समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हुए और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों जैसे ग्रीन टेक, डिजिटल, सुरक्षा, उद्योग 4.0 आदि में सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जर्मनी और भारत के बीच में जो नवाचार सहयोग दिखाया गया वो ऑप्शन नंबर बी यानी जर्मन इंडियन इनोवेशन समिट इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये हमसे पूछ रहा है कि GIIC का पूरा नाम क्या है, यानी GICC का फुल फॉर्म क्या है। ओके, तो ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर जर्मनी इंडिया इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। ऑप्शन बी जर्मन इंडिया इनोवेशन काउंसिल। ऑप्शन सी जर्मन इंडियन इनोवेशन समिट। और ऑप्शन डी ग्लोबल इंडिया इनोवेशन सेंटर। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों में जो है करेक्ट आंसर यानी GIIC का फुल फॉर्म या पूरा नाम कौन सा होने वाला है दोस्तों। ओके, तो आइए देखते हैं दोस्तों यानी GIIC का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या होने वाला है, ठीक है। तो जर्मन इंडियन इनोवेशन समिट यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी GICC का पूरा नाम जर्मन इंडियन इनोवेशन समिट है, ठीक है। तो यहाँ पर GICC का पूरा नाम जर्मन इंडियन इनोवेशन समिट या कॉरिडोर कहा जाता है दोस्तों। इसका उद्देश्य जो है भारत जर्मनी के बीच तकनीकी नवाचार साझेदारी को मजबूत करना, दोनों देशों के बीच इनोवेशन ब्रिज यानी नवाचार पुल बनाना ताकि विचार और निवेश प्रवाह आसान हो सके दोस्तों। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी GIIC का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जर्मन इंडियन इनोवेशन समिट। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। और ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है।
2025 के भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते यानी ट्रेड डील में क्या शामिल किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, 2025 के भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते यानी ट्रेड डील में क्या शामिल किया गया है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, भारत में यूके विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलना, ऑप्शन बी यूके द्वारा भारत की रेल परियोजनाएं, ऑप्शन सी साझा अंतरिक्ष मिशन, ऑप्शन डी ब्रिटिश सैन्य अड्डे। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो आपको बताना है कि 2025 के भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते यानी ट्रेड डील में क्या शामिल किया गया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। तो 2025 के भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते में भारत में यूके विश्वविद्यालय के कैंपस खोलना शामिल है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इस व्यवस्था से यूके के विश्वविद्यालय भारत में शैक्षणिक उपस्थिति बढ़ा सकते हैं, पाठ्यक्रम, शोध केंद्र, अध्ययन कार्यक्रम आदि शुरू कर सकते हैं। इसके अलावे शिक्षा, नवाचार और तकनीकी सहयोग की ओर मजबूत करना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी भारत में यूके विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलना है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है कि इस व्यापार यानी जो भारत ब्रिटेन का जो व्यापार समझौते के अंतर्गत ब्रिटेन में क्या योजना बनाई गई दोस्तों। ठीक है, तो इस व्यापार समझौते के अंतर्गत ब्रिटेन में क्या योजना बनाई गई है। तो ऑप्शन ए इज बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग, ऑप्शन बी अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन सी सैन्य सहयोग और ऑप्शन डी शिक्षा विनिमय। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के अंतर्गत ब्रिटेन में क्या योजना बनाई गई है। ऑप्शन जो है हमारे ए यानी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसके अलावा ऑप्शन डी भी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते के तहत ब्रिटेन में भारतीय फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है दोस्तों। ठीक है, तो और जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों में मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो ब्रिटेन में भारतीय फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय फिल्म कंपनी यश राज फिल्म्स ने 2026 से 3 प्रमुख बॉलीवुड फिल्मों की ब्रिटेन में शूटिंग करने की योजना बनाई है और इस पहल से लगभग 3000 से अधिक नई नौकरियां उत्पन्न होने की संभावना है, जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगी दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर ए यानी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग यानी भारत ब्रिटेन समझौते के अंतर्गत ब्रिटेन में जो योजना बनाई गई वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये पूछ रहा है कि भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला शहर कौन बना। भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला शहर
कौन बना? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला जो शहर है आपको बताना है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, क्या ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है पुणे नगर निगम द्वारा साल 2017 में, कब दोस्तों? 2017 में पुणे में, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड पुणे नगर निगम द्वारा साल 2017 में जारी किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य यानी मुख्य तथ्य जो है यह बॉन्ड 200 करोड़ रुपये का था और इसका उद्देश्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 24/7 जलापूर्ति परियोजना के लिए धन जुटाना था दोस्तों। इस बॉन्ड को BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया था। ठीक है, पुणे भारत का पहला शहर बना जिसे पर्यावरण अनुकूल यानी ग्रीन परियोजना के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो है भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला शहर बना। कौन? पुणे। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये हमसे पूछ रहा है कि प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौता यानी PMDA अमेरिका के साथ किस देश का है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौता PMDA अमेरिका के साथ किस देश का है? ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर चीन, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी भारत। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौता जो है अमेरिका के साथ किस देश का है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो प्लूटोनियम प्रबंधन और द्विपक्षीय समझौता, ठीक है, यानी PMDA का फुल फॉर्म जो होता है वो प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट होता है। ठीक है, जैसा समझौता अमेरिका और भारत के बीच परमाणु सहयोग के क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर भारत और अमेरिका यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यह समझौता भारत अमेरिका नागरिक परमाणु सहयोग समझौते से जुड़ा है, जिसके तहत भारत को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी और ईंधन उपलब्ध कराया गया। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यानी भारत। ठीक है, भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है कि नई प्रजाति नेसोलिंग्स बानाबिटेनी भारत के किस राज्य में खोजी गई? ठीक है, यानी नई प्रजाति नेसोलिंग्स बानाबिटेनी भारत के किस राज्य में खोजी गई? ऑप्शन ए जो है हमारे समक्ष अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी सिक्किम।
तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। नई प्रजाति, ठीक है, नई प्रजाति नेसोलिंक्स बिटेनी भारत के पश्चिम बंगाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नई प्रजाति नेसोलिंक्स बिटेनी भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो सेंट्रल पार्क यानी सॉल्ट लेक में खोजी गई थी, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में भारत में कौन सी दुर्लभ यूरोपीय चिड़िया देखी गई? ठीक है, हाल ही में भारत में कौन सी दुर्लभ यूरोपीय चिड़िया देखी गई? ऑप्शन ए इज कबूतर, ऑप्शन बी गौरैया, ऑप्शन सी ऑर्टोलोन बंटिंग और ऑप्शन डी नाइटिंगेल। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि हाल ही में कौन सी दुर्लभ यूरोपीय चिड़िया देखी गई। तो आपको बताना है इन चारों में से जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं। हाल ही में भारत में दुर्लभ यूरोपीय पक्षी ऑर्टोलोन बंटिंग यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हाल ही में भारत में दुर्लभ यूरोपीय पक्षी ऑर्टोलोन बंटिंग को देखा गया है। यह पक्षी आमतौर पर यूरोप और पश्चिमी एशिया में पाया जाता है और भारत में इसका दिखना बहुत दुर्लभ घटना मानी जाती है। इसे माइग्रेटरी बर्ड यानी प्रवासी पक्षी के रूप में जाना जाता है दोस्तों, जो सर्दियों के मौसम में गर्म इलाकों की ओर प्रवास करती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ऑर्टोलोन बंटिंग हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। INS सतलज क्या है? ठीक है, INS सतलज क्या है? ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर पनडुब्बी, ऑप्शन बी टॉर्पीडो लॉन्चर, ऑप्शन सी हाइड्रोग्राफिक सर्वे जहाज और ऑप्शन डी युद्ध पोत। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि INS सतलज क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों कि INS सतलज क्या है। तो INS सतलज भारतीय नौसेना का एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है यानी जहाज है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी INS सतलज जो है एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप यानी जहाज है जिसका कार्य समुद्र तल का सर्वेक्षण करना, नक्शे बनाना और नौवहन संबंधी डाटा एकत्र करना है। यह जहाज भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण बेड़ा यानी हाइड्रोग्राफिक फ्लीट का हिस्सा है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी यानी हाइड्रोग्राफिक सर्वे जहाज है दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? यानी 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ दुबई, ऑप्शन बी इज़ अबू धाबी, ऑप्शन सी इज़ रियाद और ऑप्शन डी इज़ काहिरा। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि 11वां विश्व
हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है दोस्तों। तो 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी दुबई हो जाएगा, यानी 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 जो है वो दुबई में आयोजित किया गया। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय खगोलीय वेधशाला मिशन 2025 में अपने 10 वर्ष पूरे कर चुका है। ओके, तो कौन सा भारतीय खगोलीय वेधशाला मिशन 2025 में अपने 10 वर्ष पूरे कर चुका है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर एस्ट्रोसैट, ऑप्शन बी चंद्रयान, ऑप्शन सी इनसेट 3C और ऑप्शन डी विक्रम। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा भारतीय खगोलीय वेधशाला मिशन 2025 में अपने 10 वर्ष पूरे कर चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन यानी सही उत्तर कौन सा होने वाला है। तो एस्ट्रोसैट, ठीक है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। यानी एस्ट्रोसैट भारत का पहला बहुतरंग दैर्घ्य यानी मल्टी वेवलेंथ खगोलीय वेधशाला मिशन है, जिसे इसरो ने 28 सितंबर 2015 कब 28 सितंबर 2015 को प्रक्षेपित किया था। यह मिशन ब्रह्मांड के एक्सरे, पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश तरंगों में अध्ययन करता है दोस्तों। वर्ष 2025 में इस मिशन के पूरे 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी एस्ट्रोसैट हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए यानी एस्ट्रोनेट जो है वो भारतीय खगोलीय वेधशाला मिशन 2025 में अपने 10 वर्ष पूरे कर चुका है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये हमसे पूछ रहा है कि फॉल्स स्मट नामक रोग किसके कारण होता है। फॉल्स स्मट जो नामक रोग होता है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन ए इज़ बैक्टीरिया, ऑप्शन बी इज़ वायरस, ऑप्शन सी इज़ फंगस या फफूंद के द्वारा, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ के द्वारा, है ना, किसके कारण फॉल्स स्मट होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों फॉल्स स्मट जो होता है एक फफूंद जनिक रोग यानी फंगल डिजीज़ है दोस्तों। क्या है, फंगल डिजीज़ है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो फॉल्स स्मट एक फफूंद जनित रोग यानी फंगल डिजीज़ है जो मुख्यतः धान या राइस की फसल को प्रभावित करता है दोस्तों। इस रोग का कारण बनने वाला फफूंद जो है अस्टिले जीनोइडिया वीरेंस है ना। यह रोग धान की बालियों यानी पैनिकल्स पर हमला करता है। बालियों पर हरी मखमली, है ना, यानी ग्रीन वेलवेटी
गेंद जैसी संरचनाएं बन जाती हैं जिन्हें स्मट बॉल्स कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर सी यानी फॉल्स स्मट नामक रोग जो है वो ऑप्शन नंबर सी यानी फफूंद या फंगस के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और छपने वाला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों हमारे स्क्रीन पर। कॉफ़ी पौधे की नई प्रजाति ओफियोराइजा इकाइनाटा भारत के किस क्षेत्र में पाई गई है दोस्तों। ठीक है, कॉफ़ी पौधे की नई प्रजाति ओफियोराइजा इकाइनाटा भारत के किस क्षेत्र में पाई गई है। ऑप्शन ए इज़ वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी ईस्टर्न घाट, ऑप्शन सी सुंदरबन, ऑप्शन डी हिमालय। तो आपको बताना है फ्रेंड्स इन चारों में करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो कॉफ़ी पौधे की नई प्रजाति यानी ओफियोराइजा इकाइनाटा भारत के किस राज्य में पाई गई है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो कॉफ़ी पौधे की नई प्रजाति ओफियोराइजा इकाइनाटा भारत के पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट क्षेत्र में पाई गई है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट जो कॉफ़ी पौधे की नई प्रजाति के लिए मशहूर है या जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए यानी वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने चेहरे पर अपना स्माइल रखें। ठीक है दोस्तों, सभी को जोहार, जय हिंद, जय भारत।